साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 NCERT अध्याय 1 और 2 पढ़े। अब देखिएगा, अब हम लोग आए हैं अध्याय 3 लेकर के, जिसका नाम है साथियों तंतु से वस्त्र। तंतु से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक। जो भी 1 और 2 एक्सरसाइज नहीं देखे हैं अध्याय 1 और 2, तो आप पिछला वीडियो जा कर के देख लें, उसके बाद और ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, हम लोग फाइबर पढ़ेंगे। तंतु साथियों दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक तंतु, एक होता है संश्लेषित तंतु। संश्लेषित मतलब साथियों मैन्युफैक्चर्ड, मानव जनित जिसको कहते हैं, या मानवकृत जिसको कहते हैं, और ये है प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु को दो भागों में बांटा गया है, एक पादप तंतु, एक जंतु तंतु। पादप मतलब प्लांट्स फाइबर, जंतु मतलब एनिमल फाइबर। तो देखिएगा, एनिमल फाइबर, इसका केवल उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम में केवल उदाहरण पूछा जाता है। पादप तंतु जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जैसे कपास, जूट। जंतु तंतु एनिमल, जो एनिमल से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है, जैसे ऊन तथा रेशम। फिर हम लोग देखेंगे संश्लेषित तंतु, इसका उदाहरण याद रखिएगा साथियों। रासायनिक पदार्थ से प्राप्त तंतु को क्या कहते हैं? संश्लेषित तंतु कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, पॉलिएस्टर, नायलॉन, जिसको पॉलिस्टर कहते हैं, पॉलिस्टर हम लोग गांव घर के भाषा में बोलते हैं साथियों। नायलॉन, एक्रिलिक एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित तंतु है? तो एक उदाहरण ये वाला रहेगा कोई, और फिर इधर से रहेगा कपास, जूट। देखिएगा फिर यहाँ क्या लिखे हैं साथियों, ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, याक से प्राप्त होता है। ऊन जो ऊपर में लिखे हुए हैं साथियों, ऊन एनिमल से प्राप्त होता है। तो किस एनिमल से? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, याक से प्राप्त होता है। देखिएगा, रेशम जो है, रेशम के तंतु, रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। रेशम कीट से साथियों प्राप्त होता है। एक होता है तकनीकी वस्त्र, वे वस्त्र जो फैशन के लिए नहीं पहने जाते हैं, कुछ औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पहने जाते हैं, जैसे कीट। डॉक्टर पहनते हैं ना पीपीटी किट सब, जो कोरोना के समय में हम लोग भी पहनते थे, मास्क सब। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहनने वाला वस्त्र है साथियों। तकनीकी वस्त्र हम लोग किसको कहते हैं? जो सुरक्षा के लिए पहना जाता है। फिर देखेंगे साथियों, अध्याय 4 आ गया। अध्याय 3 में साथियों बस उतना ही था जितना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल वही हम लोग देख रहे हैं। आगे देखिएगा, वस्तुओं के वस्त्र बनाना। देखिएगा, आप लोग वस्तु का परिभाषा तो पहले से ही जानते होंगे, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, आयतन हो आदि, वह क्या कहलाता है? वस्तु या पदार्थ। आप नहीं भी लिख रहे हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल वीडियो देखेंगे ना तो माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा बात आप पढ़े हुए हैं, केवल रिकॉल करना है। यदि आप लिख रहे हैं और भी अच्छी बात है। पदार्थ के गुण, कठोरता के आधार पर। देखिएगा, वे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित, कंप्रेस्ड नहीं किए जा सकते हैं, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिएगा साथियों, कुछ मुलायम वस्तु होती है जिसको ऐसे दाबते हैं ना, तो आसानी से दब जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट कहेंगे, सॉफ्ट, कोमल। और जो आसानी से नहीं दबेंगे उसे क्या कहेंगे? कठोर कहेंगे, कठोर। जैसे स्टील का कोई सामान दाबते हैं, लोहा का कोई सामान दाबते हैं, एल्युमिनियम का कोई सामान दाबते हैं, तो जल्दी से दबता नहीं है, आसानी से वो कंप्रेस्ड नहीं होता है, तो उसको कठोर पदार्थ कहते हैं। और जो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाता है उसे क्या कहेंगे? सॉफ्ट पदार्थ कहेंगे। ठीक। देखिएगा, विलेय अथवा अविलेय, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे चीनी हुआ, नमक हुआ, ये सब क्या होता है? ग्लूकोज हुआ, ये सब आसानी से जल में घुल जाते हैं। जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें अविलेय कहते हैं। जैसे मिट्टी साथियों जल में घुलता नहीं है, आप देखते होंगे मिट्टी जल में घुलता नहीं है। मिट्टी क्या होता है साथियों? मिट्टी क्या होता है? तो मिट्टी साथियों नीचे बाल्टी की या बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है, लेकिन घुलता नहीं है।
फिर देखिएगा साथियों, फिर क्या है हमारा, पारदर्शिता के आधार पर वे पदार्थ जिनसे वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का भी परिभाषा साथियों आप लोग पहले से जानते होंगे, जैसे कांच है, हवा है, पॉलीथीन है, ये सब से क्या होता है, वस्तु एक ओर से दूसरे ओर देख सकते हैं हम लोग। कांच से देख सकते हैं, हवा में तो देख ही सकते हैं। फिर देखिएगा, वे पदार्थ जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार है, स्टील है, ठीक है, इनसे हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार कहीं पर है उसे तो हम लोग आर पार नहीं देख पाएंगे। ये कागज़ है, कागज़ से भी नहीं देख पाएंगे। जैसे यही पेज है, पेज कागज़, इससे भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल मिला देंगे ना, तेल मिला देंगे तब धुंधला टाइप का वो साइड दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगेगा साथियों? क्योंकि तेल मिला देने के बाद प्रकाश कुछ मात्रा में उस ओर से इस ओर और इस ओर से उस ओर आ जा सकता है। और आप जानते हैं कि हम लोगों को कोई वस्तु तभी दिखती है जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुंचता है। आगे है साथियों, जिनसे आर पार देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज़, आप जानते हैं साथियों, स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, मतलब धुंधला दिख रहा है तो उसे पारभासी कहेंगे। ये सब परिभाषा हम लोग पीछे भी पढ़े हुए हैं साथियों, आप भी बेहतरीन रूप से जानते होंगे। केवल क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए ना तो वहाँ गलती ना हो या कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। देखिएगा आगे है, तंतुओं के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है। सुनिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, देखिए, रुई और जूट जैसे तंतु पादप से बनते हैं, क्या ये बात सही है? जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। रेशम तंतु को कोकून से खींचा जा सकता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एकदम ध्यान से समझिए और बताइए इसका सही क्या होगा। रुई और जूट जैसे तंतु पादप से बनते हैं। पादप मतलब साथियों प्लांट से, तो रुई का पौधा होता है। जूट का भी पौधा होता है साथियों, पटसन से बनता है जूट। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है कौन सही नहीं है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल सही बात है साथियों। जूट जिससे देखते हैं ना बोरा जो बनता है, बोरा सब, जैसे हम लोग ठंडी के दिन में किससे साथियों, गाय का झूल आप समझते हैं, गाय का झूल के रूप में जिसका उपयोग करते हैं, मोटा वाला नहीं होता है, मोटा वाला बोरा जूट से जो बनता है, जूट से एकदम मोटा जैसा रहता है, मिट्टी के कलर का। और आप नारियल को छीलते हैं ना, उसी टाइप का रेशा टाइप का निकलता है ना, तो यही बोल रहा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल सही है। रेशम तंतु को कोकून से खींचा जा सकता है, अभी तुरंत हम लोग पढ़ें, ये भी बात बिल्कुल सही है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। देखिएगा जंतु मतलब क्या हुआ साथियों, जंतु मतलब एनिमल हुआ, एनिमल। क्या साथियों हम लोगों को ऊन तो एनिमल से प्राप्त होता है, क्या रेशम एनिमल से प्राप्त होता है? तो नहीं साथियों, ये एनिमल से प्राप्त नहीं होता है, ये कीट से प्राप्त होता है, कीट से। इसीलिए यही बात क्या है, गलत है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप सबका क्लियर हो रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन संश्लेषित तंतु है? ऑप्शन था जूट, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेशम। तो आप जानते हैं जूट कृत्रिम या संश्लेषित नहीं है, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है साथियों, जूट हम लोगों को प्लांट से प्राप्त होता है, पटसन से के पौधे से, देखिए पटसन से। रेशम साथियों, रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो संश्लेषित कौन है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर जिसको कहते हैं, नायलॉन है साथियों, नायलॉन है। फिर देखिएगा भारत में जूट की खेती कहाँ होती है? जूट की खेती होती है, ऑप्शन था पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, केरल। तो आप जानते हैं साथियों असम में होता है, बिहार में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए पश्चिम बंगाल में होता है, और उसके बाद बिहार का स्थान आता है साथियों, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों अध्याय 5 देखेंगे। अध्याय 5 है साथियों थ्रेसिंग, पहले देखेंगे। यहाँ से उदाहरण से ही क्वेश्चन आता है, देखिएगा क्या लिखे हुए हम।
थ्रेसिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अनाज के दाने को निकालना थ्रेसिंग कहलाता है। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग गेहूं को थ्रेसर में डाल के वहाँ खेत में जान ही रहे साथियों, थ्रेसर से करते हैं, मतलब गेहूं के डांट से, डंटी मतलब डांट समझिएगा, अनाज के दाने को निकालते हैं, बस इसी को थ्रेसिंग कहते हैं। इसी तरह याद रखिएगा। अब साधन, किसी मिश्रण में जल मिलाते हैं, इससे भारी अवयव तली में बैठ जाते हैं, फिर हम इन्हें अलग कर लेते हैं। जैसे जल से मिट्टी को अलग करना अवसादन कहलाता है। आप केवल इतना सा बात याद रखिएगा, जल से मिट्टी को अलग करना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। अर्थात ओ घुलनशील को अलग करना। मिट्टी तो घुलता नहीं है जल में, तो ओ घुलनशील अवयवों को अलग करना अवसादन कहलाता है। ये इसी तरह आप याद रखिए। निस्तारण, तेल को पानी से अलग करना, बस जनरली इसी तरह आप याद रखिए। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन देता है, तेल को पानी से अलग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन में रहेगा थ्रेसिंग, अवसादन, निस्तारण। इसको तो आप काट दीजिएगा कि ये नहीं होगा, लेकिन इसमें और इसमें फंसिएगा, वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट यही दोनों करेगा, अवसादन निस्तारण, अवसादन निस्तारण। तो याद रखिएगा, तेल को पानी से निकालना, पानी, नी निस्तारण। इसी टेक्निक से याद रखिए साथियों। आगे देखते हैं क्या है 4 नंबर। आगे देखिए साथियों, संघनन है। संघनन, जल वाष्प के ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में तब्दील होना संघनन कहलाता है। ठीक, बहुत छोटा सा था ये। आप जानते हैं जल वाष्प के ठंडा होकर, जैसे जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है साथियों, फिर वो ठंडा होकर पुनः जल की बूंदों में ही तब्दील हो जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है। अध्याय 6 देखिएगा साथियों। अध्याय 6 जब हम पढ़े ना एनसीईआरटी का, क्लास 6 अध्याय 6 साइंस का, तो परीक्षा की दृष्टि से कोई शब्द ऐसा महत्वपूर्ण नहीं लगा साथियों। इसमें कुछ प्रयोग शब्द दिया हुआ था बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए प्रयोग दिया हुआ था, तो परीक्षा की दृष्टि से उसमें कोई तथ्य समझ में नहीं आया जो महत्वपूर्ण हो साथियों। यदि आपको फिर भी एक बार देखना हो तो आप एनसीईआरटी का बुक देख सकते हैं। कोई बड़ी बात उसमें नहीं थी जो कि बताया जाए या यहाँ पर लिखा जाए, इसीलिए हम अध्याय 7 लिख लिए, पौधों को जानिए। अध्याय 7 का क्या नाम है? पौधों को जानिए। तो देखिएगा, पौधे 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 3 प्रकार के होते हैं साथियों, एक शाक वाले पौधे, एक झाड़ी वाले पौधे, एक वृक्ष। तो देखेंगे हम लोग, शाक वाले पौधे किसे कहेंगे? हरे कोमल तने वाले पौधे को क्या कहेंगे? शाक वाले। झाड़ी, पौधे में शाखाओं तने के आधार से निकलती है, पौधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती है। तने के आधार मतलब तना का आधार जहाँ पर टिका हुआ है साथियों, वहाँ से निकलती है, और इसका तना कठोर होता है। ऐसे को ही हम लोग क्या कहते हैं? झाड़ी वाला पौधा कहते हैं। अब वृक्ष तो आप जान ही रहे हैं, बड़े कठोर तने वाले पौधे, बड़े कठोर तने वाले पौधे वृक्ष कहलाते हैं। देखिएगा, पौधों के भाग, तना पौधों को सहारा देता है। तना, पौधों का भाग क्या है? पहला तना ले लिए साथियों, तना। देखिएगा, पौधों को सहारा देता है। आप जानते हैं तना क्या करता है? पौधों को सहारा देता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तना का और क्या काम है साथियों? जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। फिर पत्तियों द्वारा बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बने भोजन को कहाँ पहुंचाता है? जड़ों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बने भोजन को कहाँ तक पहुंचाता है? जड़ों तक। किसका काम है पहुंचाना? तने का। फिर है 2 नंबर हम लिखे साथियों, पत्ती, लीफ जिसको कहते हैं। इसके हरे व चौड़े भाग को लेमिना कहते हैं। लेमिना, याद रखिएगा, पत्ती जो होता है उसके हरे व चौड़े भाग को लेमिना कहते हैं। लेमिना। पत्ती तने से पर्णवृंत द्वारा जुड़े रहते हैं। ये कुछ नहीं, ये काटे हुए हैं, कुछ जो लिखा रहा था, द्वारा लिखने में जो लिखा रहा था, इसीलिए इसको काट दिए। पत्ती तने से पर्णवृंत, इसको याद रखिएगा, पर्णवृंत द्वारा जुड़े रहते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में, पत्ती जो तना से जुड़ा रहता है किसके द्वारा? तो पर्णवृंत के द्वारा जुड़ा रहता है। पत्तियों में सिराएं मध्य सिरा के समांतर होती है।
जैसे घास में आप देखते होंगे, घास का पत्ती आप देखते होंगे साथियों, एकदम इस तरह से सीधा रहता है, सीधा सीधा रहता है ना, एकदम एक दूसरे के समांतर रहता है। और वही जब आप किसी पेड़ का देखिएगा, ऐसे देखिएगा, मेरा संरचना देखिएगा, वैसे रहेगा है भी। हाँ, एगो बीच में डंटी रहेगा, इसी डंटी के बीच से ये साइड भी और ये साइड भी रहेगा साथियों। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं, देखिएगा साथियों, इसका हम लोग समझते हैं। जैसे है एक पत्ती ऐसे बनेगा है, यहाँ बीच में रहेगा, अब ये ऐसे रहेगा। और घास वाला कैसे आता है, हम ऐसे सीधा रहता है, इसी तरह यहाँ ऐसे सीधा डायरेक्ट यहाँ तक रहता है, ये घास वाला हो गया। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, पत्तियों में सिरा है, मध्य सिरा के, मतलब ये जो मध्य सिरा है ना, ये वाला मध्य सिरा यहाँ से यहाँ तक मध्य सिरा, इसका समांतर होता है, लेकिन यहाँ मध्य सिरा का समांतर नहीं होता, इधर ये ऐसे रहता है, ऐसे ठीक। जैसे घास लिखा हुआ यहाँ, पत्तियों के मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसी रचना होती है। देख लीजिए, जाल जैसी रचना है भी, यही वाला, ये वाला था जाल जैसी रचना, ठीक, ये वाला जाल जैसी रचना। आगे लिखे हुए हैं, वाष्पोत्सर्जन, जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। प्रकाश संश्लेषण, पत्तियां क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उत्पत्ति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं CO2 का भी उपयोग किया जाता है। जड़ देखिएगा, रूट्स, पौधे को सहारा देती है, बिल्कुल सही बात है। जल एवं खनिज का अवशोषण करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, जड़ के दो प्रकार होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक रेशेदार जड़ होता है। रेशेदार जड़ क्या होता है साथियों, ये मान लीजिए घास जब उखाड़िएगा आप, घास को उखाड़िएगा, देखिएगा ये मान लीजिए ज़मीन है, घास ऊपर में ऐसी संरचना है, इसका जड़ भी इसी तरह रहेगा, नीचे में एकदम बहुत सारा रहेगा, बहुत सारा रहता है ना। लेकिन मूसला जड़ वैसे जड़ को कहते हैं, जैसे है ऐसे है वैसे ऐसे एक वो इसमें मेन रूट रहता है, मेन उसके ऐसे जाएगा। जैसे मूली देखते होंगे साथियों, मूली एकदम सीधा होता है, सीधा, और उसमें छोटा छोटा मूछ जैसा अब इस तरह रहता है, इसको कहेंगे मूसला जड़। देखिएगा, इसमें पुष्प रंगीन होते हैं ताकि अधिक से अधिक कीट पतंगों को आकर्षित कर सके। पूछा जाएगा कि पुष्प रंगीन क्यों होते हैं, हालांकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा है साथियों, पुष्प रंगीन क्यों होते हैं, लेकिन आपके किताब में लिखा हुआ है, मतलब अपने किताब में लिखा हुआ है, तो हम भी ये पॉइंट लिख लिए। रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि ये अधिक से अधिक कीट पतंगों को आकर्षित कर सके। पंखुड़ियाँ, इसे बाह्य दल भी कहते हैं, मान लीजिए ये पुष्प है, कोई पुष्प है, पुष्प का ये वाला भाग जैसे ऐसे फैला रहता है साथियों, मान लीजिए कमल का फूल है, ऐसे फैला रहता है, ऐसे फैला रहता है, ऐसे फैले हुए भाग को साथियों पंखुड़ियाँ कहते हैं। अब बीच में जो है भी ऐसे रहता है, मेन जो है वैसे रहता है साथियों, मेन वाला डंटी ऐसे, उसको पुंकेसर कहते हैं। और जो यहाँ बीच में बिंदा टाइप का रहता है, बीज टाइप का, इसे परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अब देखिएगा, पुंकेसर पुष्प का पुरुष भाग है नहीं, और स्त्री केसर स्त्री भाग है, मादा भाग है साथियों, ठीक। ये स्त्री केसर क्या है, मादा भाग है, और ये नर भाग है, नर भाग, पुंकेसर पुरुष भाग, नर मादा, ये वाला मादा भाग, स्त्री केसर मादा भाग मतलब स्त्री भाग। अंडाशय भी होता है साथियों, और अंडाशय बीज और फल में तब्दील हो जाता है, बस इतना सा ही बात दिया हुआ है अध्याय 7 में साथियों। आगे हम लोग अध्याय 8 देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आप यदि 1 और 2 अध्याय नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।